अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7। थ्योरी क्वेश्चन है, काफी बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया जब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है। देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने जब डेरिवेशन किया था तो हमने प्रूफ किया था कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। वही क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। अच्छा, इसका एप्लीकेशन हमें डेली लाइफ में कहां देखने को मिलता था, आपने देखा होगा रिवर फ्लो होता है, ठीक है। मून अर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं जिसके कारण डे एंड नाइट की फिनोमिना होती है, ओके। रेनफॉल भी हमने डिस्कस किया था, स्नोफॉल भी डिस्कस किया था। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वही आपको यहां पे फिर से डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, इसका आंसर आपको क्या लिखना है, आंसर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन proved that there is attraction force, there is a attraction force between two objects, between any two objects और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ईच अदर होती है। ऑब्जेक्ट्स और उनकी डायरेक्शन क्या है, दोनों। अगर अर्थ मून को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, तो मून भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन एनी टू ऑब्जेक्ट्स द डायरेक्शन of the attraction forces are towards each other, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों। अगर मतलब मून अर्थ को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो अर्थ क्या है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। वही हमने यहां पे लिखा है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने प्रूफ किया। अब देखिए, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें कहां देखने को मिलता है, वो हम यहां पे लिखेंगे। ड्यू टू दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ड्यू टू दी अट्रैक्शन फोर्स, क्या है, ड्यू टू दी अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू दीज अट्रैक्शन फोर्सेज, ड्यू टू दीज अट्रैक्शन फोर्सेज following activities are happened, activities are happened, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी है, हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड क्या है, मोशन करते हैं। मोशन ऑफ प्लेनेट्स, मोशन ऑफ planets around the sun, सेकेंड क्या है, मून अर्थ के चक्कर लगाता है, मतलब सेकेंड क्या है, मोशन ऑफ मून around the sun, around the earth, ठीक है। थर्ड हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ,
स्नोफॉल। अच्छा, और क्या होते हैं? फोर्थ हम क्या दे सकते हैं? जो रिवर फ्लो होती हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे आप 3 to 4 एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा एग्जाम में, ताकि आपका आंसर जो है इफेक्टिव बने, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में है तो उस समय एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमें बहुत इजीली मालूम है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फॉलिंग कंडीशन में हो और उस पर केवल और केवल अर्थ के द्वारा अप्लाई किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करे, एयर का रेजिस्टेंस भी वहां पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने एक वैक्यूम जार का भी एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में है। तो वही आंसर आपको यहां पर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? when an object falls towards the earth under the effect of gravitational force only, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स applied by the earth on that object only, ठीक है, only। तो क्या होता है? वहां पर एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। When an object falls towards the earth under the effect of gravitational force applied by the earth on that object only, then acceleration due to gravity of earth, due to gravity of the earth is known as acceleration due to gravity। क्या बोलते हैं हम उसको? acceleration due to gravity, या इसका सेकेंड नाम क्या था? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड by small g, and its value is constant। कितना होता है? g इज इक्वल टू 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट फॉर every object, ठीक है। और क्या होता है? इसकी वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, मास पे डिपेंड नहीं करती। द वैल्यू ऑफ g, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन acceleration g does not depend upon
डिपेंड अपॉन द मासेज ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो फ्री फॉल तभी होगा जब वहां पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होगा, वहां पर एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने यहां पर ओनली वर्ड यूज किया है। ठीक है, यहां पर हमने ओनली वर्ड इसीलिए यूज किया है, ये देखिए ओनली। ठीक है, ओनली का मतलब क्या हो, और वहां कोई भी फोर्स का मीडिया नहीं होना चाहिए। फोर्स का मीडिया का मतलब क्या हुआ, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे पुल या फोर्स हो, चाहे पुश फोर्स हो, या एयर का रेजिस्टेंस हो। नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस ही वहां पे प्रेजेंस होता है। ठीक है, इसीलिए हमने वैक्यूम जार का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9। What do we call the gravitational force between the earth and the object? सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करती है तो स्मॉल जी का वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। उस स्मॉल जी और जो उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, मान लीजिए ये डस्टर है 5 kg का और स्मॉल जी इस पर अप्लाई किया गया, तो 5 और स्मॉल जी कितना हो गया, मास इंटू जी। इसकी वैल्यू क्या होती है, वेट। हमने पहले भी पढ़ा था इसको। तो मास इंटू जी का मल्टीप्लीकेशन वेट होता है, और वेट इज लाइक ए फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो देखिए ये हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये कोई मास है, m इज इक्वल टू 5 kg। अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ। अर्थ स्मॉल जी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मास और जी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मास W इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई जी। तो W क्या है, वेट। तो वही आपका आंसर यहां पे होगा। देखिए, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स between the earth and an object is known as weight। ठीक है, इसको हम इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज represented by कैपिटल W। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जो कि फोर्स की होती है। इट्स यूनिट इज लाइक द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन का स्मॉल n हम यहां पे यूनिट के लिए लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। अमित बाइज few grams of gold at the poles as per the instructions of one of his friend. He hand over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 फ्रेंड की बात हो रही है। एक का नाम अमित है, सेकंड का नाम यहाँ पर अननोन है, वो गिवन नहीं है। आप XYZ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमारी जो अर्थ है वो परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, वो क्या है, एलिप्टिकल शेप में है। तो एलिप्टिकल शेप में जो मेजर एक्सिस हमने पढ़ी थी वो क्या थी, इक्वेटर, और जो सेकंड एक्सिस थी वो क्या थी, पोल्स। तो आपको इस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है कि द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। कहने का मतलब क्या हुआ, जी की वैल्यू पोल्स में ज्यादा होती है, और इक्वेटर पर जब हम जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। बात समझ में आई? तो देखिए, यहां पर ग्राम्स की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। तो ग्राम क्या होता है, मास। ग्राम क्या होता है, मास। अगर हम कहें कि 5 kg, किलोग्राम,
तो 5 किलोग्राम क्या है, ये मास है। सिमिलरली किलोग्राम न कह के हम उसकी छोटी यूनिट जो होती है वो ग्राम होती है। अगर हमने कहा कि 5 ग्राम्स तो वो भी क्या है, मास है। तो मान लीजिए एज्यूम, देखिए एज्यूम मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड m इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारा ये एजम्पशंस है। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है, ऐसे एग्जाम्पशंस आपको समझ में आने चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए हम ये एजम्पशंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मास हमने 5 ग्राम्स, यहाँ पे फ्यू ग्राम्स बोला गया, फ्यू मतलब कोई भी वैल्यू है, तो हमने 5 ग्राम एज्यूम कर लिया। अब किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। तो वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू मास इंटू जी, है ना। अब देखिए W का रिलेशन किससे है, मास तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। मास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, आप कहीं भी पूरे यूनिवर्स में जाइए। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, G पे डिपेंड करेगा। देखिए तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ W इंक्रीजेज, सॉरी इफ G इंक्रीजेज तो W इंक्रीज होगा। अगर G की वैल्यू ज्यादा होगी तो W की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर G की वैल्यू कम होगी तो W की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जब दोनों फ्रेंड फर्स्ट टाइम मिले थे तो वो कहां पे थे, पोल्स पर थे, और पोल्स पर G की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखिए ये G की वैल्यू जहां ज्यादा कहां पे होती है, ये होती है पोल्स पर। G की वैल्यू ग्रेटर कहां पे होती है, पोल्स पर, और स्मॉलर कहां पे होती है, इक्वेटर पर। ये इक्वेशन कहां पे आती है, इक्वेटर पर। तो बात समझ में आई। तो कहने का मतलब जब पोल्स पे दोनों फ्रेंड एक दूसरे से मिले थे और वहां पे जब उन्होंने गोल्ड खरीदा, 5 ग्राम का गोल्ड खरीदा, तो उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन वही अमाउंट का गोल्ड, उसी 5 ग्राम मास का गोल्ड अगर हम इक्वेटर पर ले आएंगे तो वो क्या होगा, वेट में हमें कम लगेगा। वो मास में कम नहीं लगेगा, वेट में हमें कम लगेगा। ध्यान रखिएगा, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास में G का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेट हो जाता है। तो आपको आंसर मिल गया। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं आंसर, एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends upon the value of gravitational acceleration small g, gravitational acceleration जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, therefore weight of gold will be maximum at कहां पर, पोल्स, एट पोल्स। क्यों होगा, बिकॉज ग्रेविटी वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम कहां पर होता है, एट पोल्स, मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, देखिए वेट ऑफ गोल्ड ऑफ सेम मास का मतलब 5 ग्राम्स,
same mass will be minimum at equator क्यों होगा? because the value of g because the value of small g is minimum कहां पर होता है? मिनिमम एट इक्वेटर। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11। देखिए, why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हम फ्री फॉल का जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, यहां पे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, ये पेपर का पीस है। अगर इस पीस को आपने सर्टेन हाइट से ऐसे ड्रॉप किया तो देखिए ये लहराते हुए काफी ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर इसी पेपर को आपने ऐसे क्रम्पल्ड कर दिया, क्रम्पल्ड मीन्स इसको ऐसे बॉल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको ड्रॉप करोगे, देखो ये काफी फास्टर रेट से नीचे आया, ठीक है। क्यों आया? ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है। जो अर्थ पुल करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया वो क्या है? सेम है। लेकिन एयर का रेजिस्टेंस यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जैसे आप बाइक राइड करते हो, साइकिल से चलोगे, आप राइडिंग करोगे तो आपको एयर फील होती है, ठीक है। तो एयर फीलिंग मीन्स एयर आपके मोशन को अपोज कर रही है। एयर आपके मोशन को अपोज कर रही है मीन्स वो रेजिस्टेंस दे रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है? आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन का अपोजिट, वही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? आपके मोशन को जो अपोज करे वो क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जब ये बॉल के शेप में है और बॉल को ऐसे हमने ड्रॉप किया, एयर क्या करेगी? एयर इस मोशन को अपोज करेगी। एयर मोशन को अपोज करने के लिए इसके सरफेस एरिया पे जितना ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एयर का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। एक चीज नोट कर लीजिए, एयर का रेजिस्टेंस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका एयर रेजिस्टेंस होगा, ओके। जब ये बॉल है तो इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? जब इसको हमने पेपर के रूप में कन्वर्ट किया था। जब ये पहले था पेपर के रूप में, जब ये पहले पेपर के रूप में था तो इस समय देखिए, ये देखिए स्लो क्यों आ रहा है? क्योंकि एरिया इतने एरिया पे एक्ट कर रहा है। जो एयर है वो इतने एरिया पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब सरफेस एरिया पेपर का ज्यादा है और क्रम्पेट बॉल का सरफेस एरिया कम है। यही रीजन है कि जो क्रम्पेट बॉल है वो फास्टर रेट से नीचे की तरफ आता है कंपेयर टू दी पेपर ऑफ शीट, ओके। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आंसर, ए शीट ऑफ पेपर फॉल्स, ए शीट of paper fall slower than that is a crumpled ball because फर्स्ट, इसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन क्या है कि जो शीट ऑफ पेपर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। बिकॉज शीट ऑफ पेपर experiences a more air resistance because as the area of surface area of paper is more, ठीक है। और सेकेंड क्या रीजन है? सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ क्रम्पेट बॉल
सरफेस एरिया ऑफ क्रम्पेड बॉल is less than that of sheet of paper. Therefore क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. Therefore एयर रेजिस्टेंस on crumpled ball is lower. Crumpled ball is lower. ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि शीट ऑफ पेपर एक्सपीरियंसेस मोर एयर रेजिस्टेंस एज द सरफेस एरिया ऑफ पेपर इज मोर. सेकेंड रीजन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ crumpled ball is less than that of sheet of paper. Therefore air resistance is on crumpled ball is lower. बात समझ में आई. तो एयर रेजिस्टेंस का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक्स में आपको ये डेंसिटी का इसका रीजन बताया गया है. कुछ बुक्स में बताया गया है कि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ये टोटली रॉन्ग है. डेंसिटी किसी भी मैटर की कभी चेंज नहीं होती. ठीक है, डेंसिटी किसी भी मैटर की कभी चेंज नहीं होती. मान लीजिए एक एग्जांपल हम देते हैं कि आयरन या स्टील, अगर स्टील की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ स्टील ये कितनी होती है, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो कहने का मतलब चाहे आप स्टील का इतना छोटा पीस ले लो, चाहे आप इतना बड़ा पीस ले लो, स्टील की डेंसिटी वही रहेगी. वाटर की डेंसिटी, चाहे आप 1 ग्लास वाटर ले लो, चाहे 1 बकेट ऑफ वाटर ले लो, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब. ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वाटर हो, चाहे स्टील हो, चाहे पेपर हो, पेपर भी किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है. ठीक है, तो उसकी भी एक डेंसिटी होती है. वो डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है. चाहे आप स्मॉल पीस लो, चाहे आप लार्ज पीस लो. पेपर इतना बड़ा है तो उसकी डेंसिटी कम है, पेपर को हमने क्रम्पेल कर दिया तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई. ये बिल्कुल रॉन्ग है. ठीक है, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती है. तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, डेंसिटी को इससे कंपेयर नहीं करना है. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 12. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. ओके, what is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth. कहने का मतलब एक 10 kg मास है, उसका वेट मून पर क्या होगा और अर्थ पर क्या होगा, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए हमें मालूम है कि वेट यहाँ पे सॉल्यूशन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट on moon is equal to 1/6 of weight of object on the earth. ठीक है, तो अर्थ पर जो हमने वेट एज्यूम किया, मान लीजिए वो क्या है, WE, और मून पर जो वेट है वो कितना है, WM. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE. ओके, तो कहने का मतलब हमें वेट कैलकुलेट करना है. पहले देखिए अर्थ पर हम कैलकुलेट करते हैं कितना होगा. तो यहां पे गिवन है, गिवन क्या है, गिवन मास M इज इक्वल टू 10 kg
ठीक है, मास हमें मालूम है, वेट हमें कैलकुलेट करना है, तो वेट क्या होगा, देयरफॉर वेट WE इज इक्वल टू mg। तो WE क्या हो जाएगा, मास 10 kg मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 9.8, तो ये क्या होगा 98 न्यूटन। तो WE की वैल्यू क्या हो जाएगी 98 न्यूटन। अब WE 98 है तो WM कितना होगा, 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 98। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6 1 जा 6 6 6 जा 0.3, तो ये क्या आ जाएगा WM इज इक्वल टू 16.3 न्यूटन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर निकला फाइनली वो क्या निकला कि अगर 10 kg मास है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका वेट अर्थ पर 98 न्यूटन होगा और उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर 16.3 न्यूटन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 13। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ, ये बॉल है, एज्यूम करिए ये बॉल है, ठीक है, इसको हमने ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो जो हमने स्टार्टिंग में इसको फेंका जिस वेलोसिटी से, तो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 49 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब u की वैल्यू क्या है 49 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, द मैक्सिमम कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मतलब ये जाके एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी जिसको हम पीक पॉइंट बोलते हैं, और वहां से क्या हुआ ये फिर नीचे की तरफ आएगी। तो हमें वो यहां से यहां तक जो मैक्सिमम पीक पॉइंट है, जो हाइट है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेकेंड, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब यहां से वापस जो आने में टोटल टाइम कितना लगा, मतलब यहां से ऊपर गई तो टाइम कुछ लगा होगा, मान लीजिए t, फिर वापस नीचे आने में भी t लगा होगा, तो t + t कितना हो गया 2t, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर ड्रॉ करते हैं और 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बात क्या हो रही है, ये एक बॉल है, इसको इस हाइट पे फेंका गया, तो मान लीजिए ये पोजीशन नंबर A है और ये पोजीशन नंबर B है, यहाँ तक बॉल पहुंची और यहाँ से वापस ये ग्राउंड लेवल पर आ गई, ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल, ये पोजीशन नंबर C है। तो A से B तक जाने में, A से B तक जाने में कितनी हाइट उसने ट्रेवल की h, ओके, और यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम का समय लगा, ओके, यहां से यहां तक t टाइम लगा और वापस यहां से यहां तक आने में भी क्या हुआ t टाइम लगा। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई t। ओके, अब देखिए हमें मालूम है जब यहां से फेंकी गई बॉल ऊपर की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 49, तो कहने का मतलब u कितना हो जाएगा, यहां पर ये पोजीशन नंबर A है, ये क्या है हमारा पोजीशन नंबर A, तो यहां पर u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू 0, यहां पर v इज इक्वल टू 0, यहां पर u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास न्यूटन के 3 इक्वेशन अवेलेबल हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस gt, उसके बाद क्या है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एंड थर्ड क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम A से B की तरफ जाएंगे तो G की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जब वापस आएंगे तो G की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन इसका हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट मींस h हमें कैलकुलेट करना है, h इज इक्वल टू वॉट। तो हमें मालूम है कि u हमारे पास अवेलेबल है, v अवेलेबल है, h हमें चाहिए। तो हमारे पास अगर हम इक्वेशन 1 को फॉलो करें तो यहाँ पे हमें g की वैल्यू तो मालूम है, u भी मालूम है, v भी मालूम है, टाइम नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, तो कहने का मतलब हमारा एक स्टेप ज़्यादा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अभी इसको होल्ड करते हैं, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। h कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है,
ये टाइम जो हमें टाइम कैलकुलेट करना है सेकेंड क्वेश्चन में, वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ओके, h हमारे पास यहां पर है, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तब यूज होगा जब हम t कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगर हमने यहां से t कैलकुलेट कर लिया तो h हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड को देखें, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहां पे क्या होगा, बाई इक्वेशन 3, अगर इस इक्वेशन को हम 1 2 3 नाम दे दें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या है 3। इक्वेशन 3 को हमें यहां पे यूज करना है। तो क्या होगा, वी स्क्वायर मतलब 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब क्या हुआ है 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहां ध्यान दीजिएगा g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां से यहां तक बॉल को ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पे g की वैल्यू नेगेटिव होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में g की वैल्यू नेगेटिव होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये क्या होगा माइनस 0.98, ओके, मल्टीप्लाइड बाई माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, माइनस 49 मल्टीप्लाइड बाई 49 डिवाइडेड बाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इक्वल टू h। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 49 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहां पर हम 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डेसिमल की वैल्यू फिनिश हो जाए। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या होगा 98। अब देखिए 2 5 जा 98, 49 2 जा 98। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या होगा 2। इसको सॉल्व करें तो 5 9 जा 45 कैरी 4 5 4 जा 20 और 24 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 122.5। ये हाइट है तो ये क्या होगा मीटर। तो बात समझ में आई। तो मैक्सिमम हाइट 122.5 मीटर हमें मिलेगी। अब हम देखते हैं हमें टाइम टेकन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो क्या होगा, बाई इक्वेशन 1 v क्या है 0 इक्वल टू u क्या है तो 49 प्लस जी की वैल्यू माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमें नहीं मालूम। ठीक है, यहां पे फिजिक्स खत्म हो जाती है, अब हमें कैलकुलेशन करना है। तो क्या होगा, ये इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस 49 ये क्या हो जाएगा डिवाइड में माइनस 9.8 इक्वल टू टाइम t, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो 49 और इसको हम करेंगे तो क्या होगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 98 10 से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये डेसिमल फिनिश हो जाए। तो ये हमारे पास फाइनल फिगर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करें तो 49 2 जा क्या होता है 98 और 2 5 जा क्या होता है 10। तो टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड। ये टाइम है वन साइडेड, हमें दोनों साइड का टाइम ऐड करना है तो हमारा टोटल टाइम क्या होगा 2t। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2t। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 10 सेकेंड। तो टाइम टेकन 10 सेकेंड होगा और जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी 122.5 मीटर। बात समझ में आई। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 भी यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, सिंपल मेथड। अगर हमें इक्वेशन नंबर 2 यूज करना है तो इक्वेशन नंबर 2 से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए h हमें कैलकुलेट करना है, u हमारे पास अवेलेबल है,
टाइम अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी हमें मिल गया, जी की वैल्यू हमारे पास मालूम है, एच हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब सेकेंड मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से भी आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे रफ स्केच ड्रॉ करना है। आपको रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा, नहीं तो चीजें हमें समझ में नहीं आती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 14। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, सिंपल फॉर्मूले पे ये अप्लीकेबल है। देखिए, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। कहने का मतलब टावर है, टावर आप लोगों ने देखा होगा। ओके, ये हाइट है, यहां से बॉटम से इस टॉप तक की जो हाइट है वो कितनी है 19.6 मीटर। यहां से स्टोन को ऐसे ड्रॉप किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी इस पोजीशन पे स्टोन थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। अब ये जिस वेलोसिटी से ग्राउंड लेवल को टकराएगी, स्ट्रक्ट करेगी, वो वेलोसिटी फाइनल होगी, और वही वेलोसिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, बॉल है, यहां से ये बॉल आप एज्यूम करिए या स्टोन एज्यूम करिए। मान लीजिए ये क्या है, ग्राउंड लेवल, यहां से ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल। यहां से ये हाइट हमें मालूम है, ये हाइट h कितना है 19.6 मीटर। ओके, अब देखिए यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी 0। ये पोजीशन आप A एज्यूम कर लेते हैं, और ये बॉल जब यहां पे आकर टकराएगी तो ये पोजीशन क्या है B। तो यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बॉल नीचे आ रही है तो G की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहां पर देखिए U हमें मालूम है, H मालूम है, हमें यहां पर V की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमें मालूम है वो इक्वेशन हम देखेंगे। तो हम H वाला इक्वेशन ढूंढते हैं। हमारे पास H के 2 इक्वेशन अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए, H इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, और सेकेंड क्या है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2GH। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला कौन सा है, सेकेंड वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम नहीं है और हमें टाइम यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। इसको हम 1 एज्यूम कर ले, इसको 2 एज्यूम कर लें, तो यहां पे क्या होगा, बाई सॉल्यूशन, बाई इक्वेशन नंबर 2। देखिए v स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस u स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2gh, h की वैल्यू क्या है 19.6, तो यहाँ पे हम 19.6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। v हमें मालूम करना है, बाकी सारी वैल्यू हमें मालूम है। आपकी फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट होती है, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में 9.8 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा 286, और 2 9 जा 18 और 1 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 19.6, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 19.6। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी आ जाती है वो क्या आ जाती है 19.6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? यही आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब v। ठीक है, बार बार मैं रिपीट करता हूं कि जब तक आप ये रफ स्केच नहीं ड्रॉ करेंगे आपको u v h आपको क्लियर नहीं होने वाला, और आप एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये ड्रॉ करना ही करना है आपको। ओके, अब देखिए इस v की वैल्यू हम इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए h हमें यहां पे मालूम है, ये इसका सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास
v इज इक्वल टू u प्लस AT है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 यूज किया। अब देखिए, अगर हमें v तो मालूम ही करना है, u हमारे पास 0 है, a मतलब g। ठीक है, तो g हमारे पास मालूम है, टाइम नहीं मालूम। अगर हमें टाइम कैलकुलेट हो जाए तो हम इस इक्वेशन को यूज करके v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? टाइम कैलकुलेट करना, t की वैल्यू कैलकुलेट करना है। t की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें h हमें मालूम है, बार बार हम ये रिपीट करते हैं कि जो भी वैल्यू हमें मालूम हो, अगर उसका कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है तो तुरंत हमें उस फार्मूले को यूज करना है, कोई ना कोई यूजफुल डेटा आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, तो जैसे हमें h मालूम है तो h का हम अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो देखिए, बाई इक्वेशन 1 क्या होगा? h की वैल्यू क्या है? 19.6 इक्वल टू u की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हम यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 19.6 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 9.8 इक्वल टू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, अब 9.8 2 टाइम्स होता है 19.6 और 2 क्या होगा? 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देयरफॉर टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेकेंड। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। बात समझ में आई? तो जब हमें टाइम की वैल्यू मालूम हो गई, अब हम इस टाइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ t, the value of time is equal to 3 second in equation number 3, in equation 3 क्या होगा? तो v is equal to u की वैल्यू क्या है? 0 प्लस g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या होगा? 2। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सेकेंड मेथड से भी सेम आंसर यहाँ पे आता है। तो कहने का मतलब, इस टाइप के क्वेश्चन को न्यूटन का जो इक्वेशन यूज होता है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक इजी मेथड होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है। तो आप किसी मेथड को आप फॉलो करके एग्जाम में कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, ये इजी था, यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। लेकिन सेकेंड मेथड पे 1 स्टेप हमें ज्यादा करना पड़ा, वहां पे हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ा। बस यही एक डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 15। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मली जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहां पर उसको हम राउंड फिगर में 10 ले सकते हैं। Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? बात समझ में आई? तो देखिए बात क्या हो रही है, एक स्टोन है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फेंका गया। ठीक है, ये स्टोन एज्यूम करिए, इसको हमने ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। ठीक, इसका रिजल्ट क्या होता है? जब हमने इसको फेंका तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। क्यों मैक्सिमम थी? क्योंकि आपको फील भी होगा कि वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाती है और एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और वापस वो डाउनवर्ड टू अर्थ मूव करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। ये बार बार हम इसको रिपीट करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी जाए या नीचे की तरफ ड्रॉप की जाए तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सेलेक्ट करने में बहुत ही सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं या मिनिमम लेते हैं, लेकिन जब वर्टिकली हमने ऊपर की तरफ फेंका तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? मैक्सिमम थी। तो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? उस पीक पॉइंट पर 0, फिर वापस वो नीचे की तरफ आने लगी। अब हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए क्या है? आपका ग्राउंड लेवल है,
ये क्या है, ग्राउंड लेवल, और यहां पर एक स्टोन है, ये क्या है, स्टोन, स्टोन, ठीक है। अब इस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड, मतलब उसको एंगल पे नहीं फेंका गया, ध्यान रखिएगा, एंगल पर नहीं फेंका गया, वर्टिकली फेंका गया। वर्टिकली जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा और वापस उसी पोजीशन पर वर्टिकली वो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन पे फेंकेंगे तो क्या होगा, आपने इसको इस पोजीशन से इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन यहां पर होगी और फाइनल पोजीशन कहां पर होगी, वहां कहीं पे होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, एरो का डायरेक्शन हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो फाइनल पोजीशन क्या हुई, ए, और वापस जब ये सर्टेन हाइट तक यहां तक पहुंच गई मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करने लगेगी ऐसे, तो मूव करके फिर से इसी पॉइंट नंबर ए पर वो आके गिरेगी। बात समझ में आई? कहने का मतलब इनिशियल पोजीशन जो थी वही बाद में फाइनल पोजीशन भी हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 40 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 40, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर हम 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। अब यहां से यहां तक ये पोजीशन नंबर ए था, ये पॉइंट क्या थी ए, और ये पॉइंट नंबर बी। तो ए से बी के बीच की जो हाइट है ये कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए फाइंड दी मैक्सिमम हाइट, तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एच हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। व्हाट इज दी नेट डिस्प्लेसमेंट, क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड हमें डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। और थर्ड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी स्टोन। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ए से बी प्लस बी टू ए। तो यहां पे थर्ड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी ए। बात समझ में आई? तो ए से बी तक कितनी हाइट है, एच, वापस बी से ए कितनी है, एच। तो ये क्या होगा, एच प्लस एच इक्वल टू 2h। कहने का मतलब ये जो h हम यहां से कैलकुलेट करेंगे उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब देखिए 1 बाय 1 हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास u की वैल्यू कितनी है 40, v की वैल्यू मालूम है, हमारे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल है। v इक्वल टू u प्लस 80 और h इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड लास्ट क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो देखिए अगर हमें क्या है, h कैलकुलेट करना है। h के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हमने 1 दिया, इसको 2 और ये क्या है 3। तो h हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 में अवेलेबल है। अगर हम इक्वेशन 2 को यूज करते हैं तो यहां पे हमारे पास u मालूम है हमें, यहां पर a के स्थान पे क्या होगा g। यहां पे हमें u मालूम है, t नहीं मालूम। कहने का मतलब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा t कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। अगर हम इक्वेशन 3 यूज करते हैं तो यहां पे हमारे पास u भी अवेलेबल है, v भी अवेलेबल है, g की वैल्यू भी हमें मालूम है और h हमें यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखिए हम यहां पे इक्वेशन नंबर 3 यूज करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को यूज करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर मतलब 0 माइनस u स्क्वायर, u कितना है 40, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं फेंका गया, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, फिर वो एक हाइट पे गई, वहां से वापस आई। तो वो मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी है जब ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। तो नीचे से ऊपर जब हम फेंकते हैं तो जी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव।
तो यहाँ पे क्या होगा -10 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच तो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए -40 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू एच। यहाँ पे आपकी फिजिक्स कंप्लीट होती है। अब आपको सिंपल न्यूमेरिकल करना है और एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 10 4 जा 40, 2 2 जा 4, तो 40 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 मीटर। तो जो आपकी हाइट है h क्या है हाइट, ये हाइट h कितनी आ जाएगी 80 मीटर। अब देखिए टोटल हाइट क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आप कहिए या टोटल हाइट कहिए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहां पे क्या होगा 2h कर देंगे, तो यहां पे हमारा टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2h इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 इक्वल टू क्या होगा 160 मीटर। ये आपका एक रिजल्ट आ गया। तो आपने h कैलकुलेट कर लिया, टोटल हाइट कैलकुलेट कर ली। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, हमने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर 8 मोशन जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां भी हमने डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। अब यहाँ पर फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है सेम है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल या फोर्थ डायरेक्शन में फेंका गया, किसी एंगल पर नहीं फेंका गया। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल जब सेम है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो आपका जो आंसर आएगा यहां पे आप लिखेंगे कि एज फाइनल पोजीशन of stone is equal to initial position of stone, initial position of stone। ठीक है, वो क्या है A। therefore hence हमें क्या कैलकुलेट करना था डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका थर्ड आंसर भी ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, h की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली और टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब यहां पर एक बार ध्यान दीजिए कि हमने ये फर्स्ट मेथड से h को कैलकुलेट किया, हमारे पास h के लिए ये फॉर्मूला भी अवेलेबल है, तो हम सेकंड मेथड से भी h को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्टेप आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए यहां पे हम सेकंड मेथड से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपका ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है। अब यहां पे लिखते हैं सेकंड मेथड किसके लिए है, फॉर h। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या होगा h इक्वल टू, अब देखिए h इक्वल टू क्या है ut प्लस जी, तो यहां पे h इक्वल टू u की वैल्यू क्या होगी 0, यहां पे सॉरी u की वैल्यू क्या है 40 मल्टीप्लाइड बाई ut, यहां पे क्या होगा टाइम नहीं मालूम हमें, प्लस 1/2 g की वैल्यू क्या है -10 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर a एज्यूम कर लिया, a यहाँ पर है तो इसको हमने यहाँ पर b भी है यहाँ पे तो c इसको हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, मतलब नोटेशन रिपीट नहीं होने चाहिए, a भी हमें ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर c एज्यूम कर लिया। अब देखिए हमें t कैलकुलेट करना है। ठीक है, t कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 1 में है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं तो क्या होगा, बाई इक्वेशन 1 देखिए v की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 40 प्लस इसको हम g लिखेंगे प्लस यहाँ पे -10 मल्टीप्लाइड बाई t, तो ये क्या होगा 40 को यहाँ पे ले आएंगे तो -40 इक्वल टू
माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से टाइम कितना कैलकुलेट होगा 4 सेकेंड। ठीक है, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब इस टाइम को हम इक्वेशन नंबर सी में पुट कर देंगे, तो क्या होगा h इक्वल टू देयरफॉर h इक्वल टू क्या होगा 40 मल्टीप्लाइड बाई टी क्या है 4 प्लस 1/2 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा h फाइनल हो गया। तो यहां पे h हम कैलकुलेट करेंगे, तो h इज इक्वल टू ये क्या होगा 40 और 4 160 प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 2 5 जा 10, ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो क्या होगा 160 माइनस 16 और 5 80, तो h इक्वल टू क्या हो गया 80 मीटर।